मेडिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्फ्लेमेशन की सबसे पहले हम डेफिनीशन देखते हैं हर्ष मोहन पैथोलॉजी की टेक्स्ट बुक से। डेफिनीशन में क्या दिया है कि इट इज़ डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यूज़। जो मैमेलियन टिश्यूज़ हैं, जो लिविंग टिश्यूज़ हैं, उनमें किसी एजेंट की वजह से अगर इंजरी हुई है, वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, तो उसके रिस्पॉन्स में उसके जो है खिलाफ बॉडी एक रिस्पॉन्स पैदा करती है, उसी को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो क्या करता है, इट इज़ द बॉडीज डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द नेक्रोज सेल्स एंड टिश्यूज। कह रहा है कि बॉडी का ये ऐसा डिफेंस रिएक्शन है जो क्या करता है, इंजूरियस एजेंट्स, जो हमें इंजरी कॉज कर रहा है कोई एजेंट, उसको क्या करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म कर देगा या उसको फैलने से रोकेगा, ताकि वहाँ पर जो है अगर नेक्रोज्ड सेल्स हुए हैं उसके बाद वहाँ पे क्या करेगा, जो सेल्स डेथ हो गए हैं उनको वहाँ से रिमूव करने का काम करेगा। तो इतना ये डेफिनीशन में था। अब हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 4 तरह से हो सकते हैं एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स इन्फ्लेमेशन कॉज करा सकते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स हैं, तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। नंबर 2, टिश्यू नेक्रोसिस कॉज्ड बाय, अगर इस्कीमिया या फिजिकल एजेंट्स या फिर केमिकल एजेंट्स के ज़रिए जो नेक्रोसिस हुई है, सेल डेथ हुई है, उस तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जैसे कि इस्कीमिया आप जानते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फ्लो ऑफ ब्लड जो है कम हो जाए कहीं एरिया में, तब क्या होगा, आगे नेक्रोसिस हो सकती है। फिजिकल एजेंट्स क्या हैं, जैसे हीट है, कोल्ड है, या फिर चोट लग जाए, मैकेनिकल ट्रामा, तो इससे भी नेक्रोसिस हो सकता है। या फिर कुछ केमिकल एजेंट्स नेक्रोसिस करा सकते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसके लिए, नेक्रोसिस के लिए। तो ये चीज़ इन्फ्लेमेशन कराएगी। तीसरा क्या है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स मतलब कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं बॉडी में, जब एंटर करते हैं तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, फिर उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी एसोसिएट होता है। चौथा है इनर्ट मटेरियल्स, यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इनर्ट हैं, कि मतलब कोई पैथोजन वगैरह नहीं है, लेकिन ये हैं, जैसे कि धूल मिट्टी है, वो बॉडी के अंदर कहीं पर चली जाए। स्यूचर्स हैं, स्यूचर्स अगर कहीं पर स्यूचर लगे हैं तो वो भी इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन में इन 5 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, क्या होगा उसमें, र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर, फंक्शियो, लीसा। र्यूबर का मतलब होगा रेडनेस होगी, लाल होगा। स्वेलिंग होगी, ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग होगी, सूजन होगी। कैलर हीट, गर्म होगा वो हिस्सा। डॉलर, ये कोई डॉलर पैसे वाला डॉलर नहीं, इसका मतलब होता है पेन होगा। और फंक्शियो लीसा, लॉस ऑफ फंक्शन भी इसमें होगा, यानी जो फंक्शन उसका ओरिजिनल फंक्शन होगा उस पर्टिकुलर एरिया का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें होंगी। अब हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन देखेंगे। हर जगह पर बीमारी देखेंगे, एक्यूट क्रोनिक के ही नाम से आता है। तो इन्फ्लेमेशन 2 तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट किसे कहेंगे, अगर ये 2 हफ्ते से कम का, लेस देन 2 वीक्स, तो इसको मान लेंगे एक्यूट के कैटेगरी में रखा जाता है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा का हो गया है इन्फ्लेमेशन तो उसको हम क्रोनिक कहेंगे। और एक्यूट में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा मिलेगा, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा। ये जो एक्यूट वाला है इसमें फ्लूइड और प्लाज्मा का एक्यूमुलेशन मिलेगा, जबकि ये यहाँ पर अभी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स का जो है एक्टिवेशन हो जाएगा वेसल्स के अंदर। फिर चौथा पॉइंट है कि जो पीएमएन न्यूट्रोफिल्स हैं वो मौजूद होंगे इसके अंदर। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होंगे, वो दिखाई देंगे वहाँ पर। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखाई देंगे, जैसे लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस है। लिम्फोसाइट जब कहीं आप देख लें अगर इन्फ्लेमेशन में, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये क्रोनिक वाला है। ये एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, WBC के जो न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे, लेकिन क्रोनिक में लिम्फोसाइट्स होते हैं। और साथ ही साथ ग्रेनुलेशन टिश्यू का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखेंगे कि जैसे ही चोट लगी, इंजरी हुई,
और वहाँ पर कैसे इन्फ्लेमेशन होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वहाँ के एरिया में। इसमें दो तरह के इवेंट्स होते हैं, वेस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स, यानी वहाँ की ब्लड वेसल्स में तब्दीलियाँ, चेंजेस, और सेलुलर इवेंट्स, वहाँ जो सेल्स जाएंगे उनमें क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले हम वेस्कुलर इवेंट्स को देखते हैं कि वेसल्स में क्या बदलाव आएंगे। वेसल्स में दो तरह के चेंजेस आएंगे, हीमोडायनेमिक चेंजेस और अल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये माइक्रो वेसल्स के अंदर होंगी। माइक्रो वेसल्स में तीन चीज़ें आती हैं, आर्टीरियोल, कैपिलरी और वेन्यूल। तो इन तीन चीज़ों में ये चेंजेस आएंगे। हीमोडायनेमिक चेंज आएगा, यानी ब्लड जो फ्लो कर रहा है ब्लड के अंदर कुछ बदलाव आएंगे। अल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, जो परमिएबिलिटी है वो उसमें कुछ बदलाव आएंगे, घटेगा या बढ़ेगा वो आगे देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे हीमोडायनेमिक चेंजेस, यानी जो हीमोडायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं। हीमोडायनेमिक चेंजेस में पहला क्या होता है, सबसे पहले जैसे इंजरी हुई, ठीक है, उसके फौरन बाद वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। जो आर्टीरियोल्स होते हैं, खास करके आर्टेरियोल्स की बात हो रही है, सिर्फ आर्टेरियोल्स में जो कंस्ट्रिक्शन पैदा हो जाएगा ये इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई माइल्ड इंजरी है, हल्की चोट है, तो वो ये 5 सेकंड तक रहेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा और फिर वहाँ पर ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये इंजरी सीवियर है, ज़्यादा घातक है, तो ये 5 मिनट तक ब्लड फ्लो वहाँ पर रुकेगा, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये पहले कंस्ट्रिक्शन होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो आर्टीरियोल का, अब फौरन उसके बाद वेसो डायलिटेशन हो जाएगा। वही चीज़ वहाँ पर फिर वेसल्स जो होंगी डायलेट हो जाएंगी। खास करके आर्टीरियोल्स की ही बात हो रही है, इसमें भी आर्टीरियोल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे। ये 30 मिनट के अंदर होता है इंजरी के। इंजरी जैसे अभी लगी, पहले 5 सेकंड तक ये खेल चलेगा, अगर छोटी इंजरी है, बड़ी इंजरी है तो 5 मिनट तक ये चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, स्पेशली आर्टीरियोल्स। उसके डायलेट होने से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वहाँ पर ब्लड ज़्यादा रश करके आएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो वहाँ का एरिया होगा, लोकल एरिया, वो गर्म हो जाएगा और रेडनेस उसमें हो जाएगी। तो वैसोडाइलेटेशन से ये होता है। वैसोडाइलेटेशन होने के बाद क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। अब तीसरा स्टेज क्या होगी, ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उस लोकल एरिया में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा, ड्यू टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ा, कॉजेस इंक्रीज्ड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड है, जो आर्टरी, ये जो आर्टीरियोल की बात हो रही है, आर्टरी के बाद छोटा जो हिस्सा होता है उसको आर्टीरियोल बोलते हैं, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ के जो बाहर हिस्से हैं यहाँ पर ये ट्रांसुडेशन करवाने लगेगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर होने लगे यहाँ पर तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इधर उधर धक्का मारेगा। तो धक्का मारने का मतलब ये फिर बाहर यहाँ से जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे कैपिलरीज में होते हैं, तो यहाँ से ट्रांसुडेशन शुरू हो जाएगा। आर्टीरियोल्स के पास कैपिलरीज पर ज़्यादा होने लगेगा। जो ट्रांसुडेशन होने के लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये फ्लूइड जो प्लाज्मा वाला फ्लूइड था ये बाहर इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें लोकल जो है स्वेलिंग वहाँ पर दिखाई देगी, सूजन पैदा हो जाएगी। तक हमने 3 पॉइंट देखे, जिसमें तीसरे पॉइंट में ये कह रहा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है और जो वहाँ पर उसको स्वेलिंग करा रहा था। अब चौथा पॉइंट क्या है, अब क्या होगा वहाँ पर, स्लोइंग एंड स्टॉपेज ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन में, माइक्रो सर्कुलेशन मतलब आर्टीरियोल, वेन्यूल और कैपिलरी, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, या फिर हो सकता है रुक ही जाए, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, आरबीसी कंसंट्रेट करने लगेंगे। अब भाई ब्लड, अभी मान लिया माइक्रो वेस्कुलेचर है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, मान लिया इसकी स्पीड स्लो हो गई, धीरे धीरे जा रहा है, तो इसमें जो आरबीसी मौजूद है वो नीचे बैठने लगेगी, यहाँ पर रुकने लगेगी, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो वहाँ पर ब्लड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, वो गाढ़ा हो जाएगा, उसका जो थिकनेस है, जो टेक्सचर है वो उसका क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा ब्लड, क्योंकि आरबीसी बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता चला जा रहा है। अब हम देखेंगे 5वां पॉइंट। अब क्या होगा, ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। इसके बाद क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट्स होंगे,
अब ल्यूकोसाइड यहाँ पे अपना खेल शुरू करेंगे। ल्यूकोसाइड में मेनली न्यूट्रोफिल्स, कौन से, WBC न्यूट्रोफिल्स। अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये ब्लड वेसल है, ये आप माइक्रोवेस्कुलेचर की बात कर रहे हैं, वेनियोल आर्टरी या फिर कैपिलरी। यहाँ पर जो WBC हैं यानी न्यूट्रोफिल्स हैं, वो क्या करेंगे, वैसे तो बीच में फ्लो करते हैं ये RBC WBC, लेकिन ये सब होने के बाद क्या होगा, इंजरी के बाद, ये 5वें स्टेप में आने के बाद न्यूट्रोफिल यहाँ इसकी जो मार्जिन्स हैं इधर इधर एक्यूमुलेट होने लगेंगे एंडोथीलियम पर, यानी जो अंदर की सबसे जो लेयर है, यानी ये जो लेयर है ना, इसमें आकर के चिपक जाएंगे, ये स्टिक कर जाएंगे वेस्कुलेचर पर। किस पर, एंडोथीलियम पर। ल्यूकोसाइट्स स्टिक टू द एंडोथीलियम, चिपक गए, देन मूव्स इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस थ्रू द गैप्स। अब ये क्या करेंगे, एक बड़ा सा टॉपिक है, उसको अलग से वीडियो बना के समझा देंगे, ट्रांसमाइग्रेशन। लेकिन उसको अभी थोड़ा सा आप ब्रीफली देख लें कि उसमें क्या होता है। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स निकालते हैं, ये कौन, न्यूट्रोफिल्स, जो यहाँ पर पहले तो ये इससे बाहर निकलते हैं, यहाँ से एंडोथीलियम से बाहर निकलेंगे। एंडोथीलियम के बाद क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। जैसे मान लो इसे एंडोथीलियम मान लेते हैं हम, और उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये चढ़ा हुआ। इसके बीच में जो खाली स्पेस है, यहाँ पे आकर ये फंस जाएंगे। फंसने के बाद अब ये एंजाइम निकालते हैं और इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगा और ये बाहर चले जाएंगे। तो अब ये न्यूट्रोफिल्स कहाँ जाने लगे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जाने लगेंगे, यानी वेसल के बाहर इकट्ठा होने लगेंगे न्यूट्रोफिल्स। इसीलिए इन्फ्लेमेशन में हमें यही दिखाई देते हैं जब हम स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो इस तरह से इसका ये होता है बाहर जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो अल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी बचा है वो अगली वीडियो में देखेंगे, और उसके आगे के स्टेप्स भी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।